नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एक बार फिर से एग्ज़ाम T20 चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का बहुत ही नज़दीक है, 19-20 दिन बचे हुए हैं। उसके साथ साथ आप सभी लोग आरओ जैसे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज मैं आप सबके समक्ष दृष्टि 2023 की घटनाक्रम की बुक लेकर के आई हूँ। यह घटना चक्र पब्लिकेशन की है, जो 1 साल के पूरे समसामयिक घटना चक्र का या घटनाक्रम का पूरा संकलन करती है। इस बुक में क्या है कि पिछले 1 वर्षों में, जो कि 1 मई 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सबके सब कवर किए गए हैं। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप इस बुक को ज़रूर कंप्लीट करके जाइए। यहाँ से अगर आप तैयारी करके जाते हैं, इस बुक को पढ़ कर जाते हैं, आई होप आपके सारे लगभग 80 to 90% जो करंट अफेयर है इससे सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस बुक को अपने आसपास के स्टोर से ले सकते हैं। बुक स्टोर पे मिल जाएगी, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। यदि आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे इस चैनल पर इस पूरी बुक को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप पूरी बुक यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस का है उसमें ज़्यादातर जो रोल है वो करंट अफेयर का है, बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। और यहाँ अगर प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बुक को छोड़ करके तो बिल्कुल ही मत जाइए, इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, आपने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा करंट अफेयर में और यहाँ से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देख रहे थे, इसके पिछले कुछ वीडियोस आ चुके हैं, 2 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको आप चैनल पर जा कर के देख लीजिए। अगला 3rd पार्ट आज मैं लेकर के आई हूँ, इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है सुजलम अभियान के बारे में। इस अभियान के तहत जिन राज्यों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है स्वच्छता में, उनको अवार्ड दिए गए हैं। और सुजलम अभियान का 2nd वर्जन भी स्टार्ट किया गया है, यह 2021 में शुरू किया गया था। इसमें सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना, ये सब इसमें शामिल है। इसी के बारे में हमें आज ये पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा। देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है यह। और इस अभियान को कब शुरू किया गया, इसका आयोजन कब किया गया, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाता है। यह 100 दिवसीय कार्यक्रम है और इसका नाम क्या है, सुजलम अभियान। इसके अंतर्गत सबसे पहले देख लेते हैं इसकी शुरुआत किसने की है। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और शुरू कब किया गया, 25 अगस्त 2021 को इसका आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य सबसे पहले देखते हैं क्या है, 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना और उसके साथ साथ जो अन्य धूसर जल है उसका प्रबंधन करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक क्या करना है, ODF प्लस गाँवों का सृजन करना है। और सुजलम का जो ये अभियान है, इसका लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्ण कर लिया गया था, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका था। देख लीजिए, पहले इतना निर्माण हो चुका था। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को अब जारी रखने के लिए क्या किया गया है, सुजलम 2.0 को भी लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो अभियान है, यह सामुदायिक एवं संस्थागत स्तर पर धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर यह इस बार केंद्रित है। अब इसमें हमें याद क्या क्या रखने पॉइंट, वो जल्दी से देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर ही स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 एवं 2.0 के तहत जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं का भी जो इनकी घोषणा की गई है। देख लेते हैं कौन कौन से शीर्ष राज्य हैं इसके तहत। सबसे पहले स्वच्छता ही सेवा 2022, इसमें देखते हैं शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। पहला है कर्नाटक, दूसरा बिहार और तीसरा लक्षद्वीप है। पहला कर्नाटक है, ये याद रखिएगा। और सुजलम में शीर्ष जो राज्य हैं जिनको पुरस्कार मिला है सुजलम 1.0 के तहत, उनको देखिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और उसके बाद तमिलनाडु है। पहले स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना है और चौथा
उड़ीसा, उसके बाद तमिलनाडु आता है। और सुजलम 2.0 के तहत किसको दिया गया है? सबसे पहला है कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, एमपी और फिर है पश्चिम बंगाल। पांचों नाम फिर से देख लीजिए, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, एमपी और पश्चिम बंगाल। देखिए, सबसे पहले स्वच्छता ही सेवा में 3 को मिला है, वो हमने बता दिया, कर्नाटक, बिहार और लक्षद्वीप। सुजलम 1.0 में हमने देखा ये हैं, और सुजलम 2.0 में ये राज्य हैं। दूसरा जो दिया गया है अवार्ड ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में, उनको भी देख लेते हैं। इसमें जो पहला विषय है ग्रे वाटर मैनेजमेंट में, जो गंदा जल प्रबंधन है, इसमें हरियाणा को मिला है। इसकी एजेंसी का नाम है जिला परिषद भिवानी, और इसको पहली रैंक प्रदान की गई है। दूसरा देख लेते हैं जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में किसको मिला है? कर्नाटक को। इसको ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, और एजेंसी का नाम क्या है? अग्रिंगेनियम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसको भी पहली रैंक प्रदान की गई है। दूसरा है गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इसमें 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इनकी एजेंसियों के नाम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को क्लीनर्जी टेक सॉल्यूशंस LLP, इसको मिला है दूसरी रैंक, याद रखिएगा। फिर तीसरा अवार्ड है, वैसे 3 हमने देख लिए, चौथा अवार्ड है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में। गुजरात और तमिलनाडु को मिला है, पहली रैंक गुजरात की है, दूसरी तमिलनाडु की है। किसको मिला है? सल्टेक डिज़ाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को, और तमिलनाडु में HVA केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को मिली है सेकेंड रैंक। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। पहला जो अवार्ड दिया गया है वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट में है, और इसमें हरियाणा के जिला परिषद भिवानी को पहली रैंक मिली है। ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में कर्नाटक के अग्रिंगेनियम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को फर्स्ट रैंक मिली है। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन में, इसमें महाराष्ट्र को पहली रैंक, कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड जो इसकी एजेंसी है, और तमिलनाडु के क्लीनर्जी टेक सॉल्यूशन LLP को सेकेंड रैंक मिली है। लास्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें गुजरात के सल्टेक डिज़ाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को फर्स्ट रैंक मिली है, और तमिलनाडु के HVA केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सेकेंड रैंक मिली है। कंप्लीट हुआ। आगे पढ़ना है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। देखिए, 2018 में इस अभियान को शुरू किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को, और इसके तहत क्या होता है, जो भी स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्य होते हैं उनको अलग से एक रैंकिंग दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी प्रश्न पत्र में आया ही था, और इसको भी आप इस बार भी अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाइए। देख लेते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG को संचालित कर रहा है। कौन कर रहा है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। SSG के तहत 2018 में 7000 गाँव, और 2019 में 17,200 गाँवों तथा 2022 में 17,559 गाँवों को आच्छादित किया गया है। देख लीजिए इन सभी की संख्या। SSG 2022 को राज्यों एवं जिलों के परामर्श से एप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। 2022 में किसके द्वारा? एप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, ये जो 2 अक्टूबर वाला दिन है, ये स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। इस सर्वेक्षण में देश भर के 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप, इनको छोड़ करके बाकी के जिले इसमें, बाकी के केंद्र शासित प्रदेश इसमें लिए गए हैं। इनके 709 जिले और 17,559 गाँवों को इसमें शामिल किया गया। देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में जो उत्तर प्रदेश का स्कोर है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है इसका जानना, 694.74 इसका स्कोर रहा है, और इसको 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि बिहार को क्या मिला है? 377.80 इसको मार्क्स मिले हैं, और इसके साथ ही अब 32वें स्थान पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश का ज़रूर याद रखिए कि वो 18वें स्थान पर है, उसकी रैंक जरूर देख लीजिए। यहाँ पर हमें टॉप 3 स्टेट्स देखने हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है? 30 लाख से अधिक है। उनमें कौन कौन से उत्कृष्ट हैं या शीर्ष पर हैं? तो सबसे पहला है तेलंगाना, जिसको राशि भी मिली है, पुरस्कार राशि वितरित की जाती है जो भी शीर्ष पर होते हैं।
इनमें पहले, दूसरे और तीसरे को देख लेते हैं। सबसे पहले पहला तेलंगाना है, दूसरा हरियाणा और तीसरा तमिलनाडु है। इन तीनों की रैंकिंग में स्कोर देखते हैं तो तेलंगाना को मिले हैं 971.62 और इनको राशि दी गई है 5 करोड़ रुपए की। हरियाणा को मिला है मार्क्स 927.05, इनको 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु को मिले हैं 883.48 और 2 करोड़ रुपए इन्हें इसके लिए पुरस्कृत किए गए हैं। कुल 10 करोड़ रुपए इसमें दिए गए। अगले हैं जो छोटे राज्य हैं, 3 छोटे राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं, जो जिनकी संख्या 30 लाख से कम है उनको छोटे राज्यों में रखा गया है। इनमें देखते हैं किसको कितनी राशि मिली है और किस रैंक पे रहे हैं। तो सबसे पहली रैंक मिली है अंडमान और निकोबार को स्वच्छ सर्वेक्षण में। इनका स्कोर रहा है 903.52 और 2.5 करोड़ रुपए इनको पुरस्कार राशि दी गई है। दूसरा जो रहा है ये भी संघ शासित प्रदेश है, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव को 845.12 इनका स्कोर रहा है और इनको 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सिक्किम का अगर स्कोर चेक करें तो 843.73 मिला है और इनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। कुल 5 करोड़ इसमें वितरित किए गए। अब शीर्ष 3 जिले भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं और किस राज्य के हैं। पहली रैंकिंग मिली है भिवानी हरियाणा को, इसको मिले हैं 2 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। इसका स्कोर रहा 991.00, 991 स्कोर रहा है। दूसरा है जो जिला वह है जगित्याल तेलंगाना का, इसकी जो रैंकिंग है उसके हिसाब से स्कोर देखते हैं 987.85 है और 1.5 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। तीसरा है निज़ामाबाद तेलंगाना का 986.15 इसका स्कोर है और 1 करोड़ रुपए से दिए गए हैं। कुल 4.5 करोड़ रुपए इनको दिए गए। अब देखते हैं मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के बारे में दिया गया है, याद कर लीजिए। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कौन सा है? कानपुर देहात। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष है मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल में, और इसका जो जिला कौन सा है वो कानपुर देहात सबसे शीर्ष पर देखा जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा स्वच्छ सर्वेक्षण व ग्रामीण था, अब हम पढ़ेंगे शहरों को जिनको रैंकिंग दी गई है, पुरस्कृत किया गया है, उनको भी देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए गए थे। देख लेते हैं। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को भी मनाया गया और 2022 में लगभग टोटल शहर कितने हैं जिनका आकलन किया गया है? 4354 शहर, जिसमें 62 छावनी हैं जिनको कंटोनमेंट बोर्ड बोल रहे हैं। 91 गंगा किनारे बसे शहर हैं या नगर हैं। और इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंदौर को पिछली बार भी अवार्ड मिला था और इस बार भी। यह हर बार अपना स्थान उसी प्रकार बनाए हुए है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर है, लगातार 6ठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और शीर्ष 10 शहर हैं उनकी रैंकिंग देख लेते हैं, जिनकी जनसंख्या कितनी है 1 लाख से अधिक। देखिए, पहले नंबर पे इंदौर जो कि एमपी का है, दूसरा सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है। 3 तो हर हाल में याद ही रखिए, इंदौर एमपी, सूरत गुजरात और तीसरा नवी मुंबई। 4th नंबर पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, 5th है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। अब 6 से लेकर के 10 तक देखते हैं। 6th नंबर पे भोपाल है एमपी, 7th नंबर पे तिरुपति आंध्र प्रदेश, 8th नंबर पे मैसूर कर्नाटक और 9th नंबर पे नई दिल्ली है जो कि दिल्ली में है, और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ये है लास्ट जो 10th नंबर पे आ रहा है। इसमें टॉप 10 की लिस्ट देख लिए। सबसे पहले इंदौर, सूरत और नवी मुंबई बिल्कुल हर हाल में याद कर लीजिए। अब जिनकी संख्या 1 से 10 लाख के बीच में है वो वाले शहर देखते हैं, और इनमें जो टॉप 5 राज्य हैं उनको देख लेते हैं। पहला है तिरुपति आंध्र प्रदेश का, दूसरा है मैसूर कर्नाटक का, तीसरा है नई दिल्ली, 4th नंबर पे अंबिकापुर है छत्तीसगढ़, 5th नंबर पे नोएडा आता है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे अंतिम स्थान भी किसको मिला है वो भी जानना जरूरी है। तो 382 जो रैंक मिली है वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को मिली है। आगे देखते हैं। अब टॉप 5 के राज्य देखते हैं, वो कौन कौन से वाले जो शहरी स्थानीय निकाय में 100 से कम है और 100 से अधिक हैं। इस आधार पर देख लेते हैं कौन कौन है। तो देखिए, जो शहरी स्थानीय निकायों से कम है 100 शहरी निकायों से और जो अधिक हैं वो इधर है। पहली रैंक मिली
त्रिपुरा को, जो 100 शहरी स्थानीय निकाय से कम है, और जो सबसे अधिक वाले में है उसमें एमपी को मिला है। टॉप 3 देखते हैं, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। टॉप 5 देखने हैं, हम पाँचों एक साथ देख लेते हैं। त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। 100 शहरी स्थानीय निकायों से जो अधिक हैं वो है एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब। एक बार फिर से देख लीजिए टॉप 3, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड और एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश टॉप 10 में 10th नंबर पर आता है। इसके साथ साथ जो सम्मान दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान है पहला, इसके तहत 3 शहर चुने गए हैं। कौन कौन से? सूरत है गुजरात का, इंदौर है एमपी का, और इसके साथ साथ नवी मुंबई को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। देखिए किसको किसको मिली है प्लेटिनम श्रेणी। सूरत है गुजरात का, इंदौर है और नवी मुंबई है। गोल्ड किसको मिला है? यह मिला है 86 शहर इसमें शामिल हैं। और सिल्वर मिला है जो उज्ज्वल श्रेणी के हैं उनको, उनमें जो है 121 शहर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। ब्रॉन्ज मिला है, इसमें कुल 38 शहर हैं। कॉपर वाले 13 शहर हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। प्लेटिनम श्रेणी दी गई है किसको? ऊपर हमने अभी देखा, देखिए तीनों याद कर लीजिए, गुजरात का सूरत, इंदौर, नवी मुंबई। अब जो यूपी है, यूपी में देख लीजिए जिसको गोल्ड मिला है वो कौन है? वो है गौतम बुद्ध नगर। इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी के तहत 2 शहर हैं। कौन कौन से यूपी के? मथुरा और अमरोहा, उसका गजरौला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सिल्वर वाला है उज्ज्वल श्रेणी इसको बोल रहे हैं। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर कर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इंदौर के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जबकि 6 शहर और कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। इसमें सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति, इनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है जो कि कचरा मुक्त शहर के रूप में इनको प्रमाणित किया गया है। आगे देखते हैं कचरा मुक्त शहर जो जीएफसी की स्टार रेटिंग है, इनके प्रोटोकॉल के तहत जो गाजियाबाद और लखनऊ है इनको 3 स्टार शहरों में नामांकित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्या दिया गया है? 3 स्टार। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है, तिरुपति आंध्र प्रदेश को। आगे देखते हैं जो शीर्ष 5 गंगानगर हैं। किसी की आबादी 1 लाख से कम है और जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है उन दोनों वालों की रैंकिंग देखेंगे। सबसे पहले टॉप 5 हम वो वाले देखने वाले हैं जो कि 1 लाख से कम जनसंख्या है जिनकी। सबसे पहले नंबर पे है बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश का है। दूसरा है कन्नौज जो भी उत्तर प्रदेश का। गढ़मुक्तेश्वर वो भी उत्तर प्रदेश। सुल्तानगंज है बिहार का 4थे नंबर पर। और 5वें नंबर पर कर्णप्रयाग है उत्तराखंड का। फिर से एक बार रैंकिंग देख लीजिए। यूपी के 3 जो ज़िले हैं वो इसमें लिए गए हैं। कौन कौन से? बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर। बिहार का सुल्तानगंज है और कर्णप्रयाग है। अब जिनकी जो आबादी है वो 1 लाख से अधिक है उनमें टॉप रैंकिंग देखते हैं। पहला है हरिद्वार उत्तराखंड का, दूसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश का, तीसरा है ऋषिकेश उत्तराखंड का, चौथा प्रयागराज है और 5वां मुंगेर है। देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर भी 2 हैं। कौन कौन से? वाराणसी और प्रयागराज उत्तराखंड के 2 हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश मुंगेर बिहार का हो गया। टॉप रैंक में कौन सा है? टॉप नंबर पर हरिद्वार है उत्तराखंड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाराष्ट्र स्थित जो देवलाली छावनी है इसको भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5th स्थान प्राप्त हुआ है। और जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी है उसमें शीर्ष के 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं। कौन कौन से? गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ। देखिए गाजियाबाद को 12th रैंकिंग मिली है, मेरठ को 15वां स्थान मिला है, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ याद रखिए जो राजधानी है यूपी की उसको 17वां स्थान मिला है। इस श्रेणी में वाराणसी का 21वां है और आगरा का 23वां है और कानपुर का 29वां स्थान है। आई होप आप सभी लोगों ने स्वच्छ सर्वेक्षण का पूरा ही एनालिसिस देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नाम से ये रिपोर्ट जारी की है और ये इसका जो संस्करण है वो 63rd है। इसकी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने
क्या किया है, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की और ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इसका संस्करण याद रखिए 63वां है। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी, इनबाउंड और आउटबाउंड जो टूरिज्म है, इसके माध्यम से विदेशी मुद्राएं, घरेलू तथा विदेशी पर्यटन यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जिसमें से 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय NRIs थे। वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 10.6% की वृद्धि भी हुई है। ये याद रखिए कितनी वृद्धि हुई है, 10.6। विदेशी पर्यटक आगमन में जो टॉप 5 देश हैं उनको सबसे पहले देखते हैं वो किस नंबर पे आते हैं। पहला जो इसमें देश है वो है USA। इनकी संख्या देखिए, इनका अगर परसेंटेज में भाग पूछा जाए तो 28.15 है। बांग्लादेश का देख लीजिए 15.75, UK का है 10.75 और कनाडा का है 5.27, नेपाल का है 3.44। ठीक है, चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए, एक बार ढंग से देख लीजिए। अगला दिया गया है 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष जो 5 गंतव्य हैं जहां पर जा सकते हैं उनकी रैंकिंग दी गई है, उनको भी देख लेते हैं। इसमें टॉप 5 में आते हैं संयुक्त अरब अमीरात, USA, कतर, ओमान और UK। संयुक्त अरब अमीरात का परसेंटेज क्या रहा है, 42.45 रहा है। इतने लोग यहाँ से पर्यटन के लिए जाते हैं इंडिया के। USA का कितना रहा है, 8.14, कतर का 7.86, ओमान का 4.77 और UK का 4.07। इस प्रकार संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद लोग USA और फिर कतर है ना, उसके बाद ओमान और UK। देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या। इसमें जो टॉप 10 स्टेट या फिर UTs हैं 2021 के अकॉर्डिंग, उनका परसेंटेज में हिस्सा बताया गया है। सबसे ज़्यादा किसका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वो पंजाब का है 29.22, महाराष्ट्र का है, फिर उसके बाद दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, UP, MP। यूपी का देख लीजिए 4.24%, पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान है, बाकी क्या है 11% में है। सबसे ज़्यादा पंजाब का है, टॉप 10 में देखिए पंजाब, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हो गया दिल्ली, फोर्थ हो गया कर्नाटक, उसके बाद 5th नंबर पे केरल आता है। ओके, 6th नंबर पर तमिलनाडु है, 7th नंबर पे है UP। एक बार ये इसका पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करिए, 1-2 बार देखेंगे आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। अगला दिया गया घरेलू पर्यटक यात्राओं में जो टॉप 10 और स्टेट या UTs हैं 2021 के अकॉर्डिंग इनकी बताया गया है। इसमें पहले नंबर पे तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे UP है। UP का याद रखिए 16.19% है, तो 2 हो गए। थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 4th नंबर पर कर्नाटक, 5th है महाराष्ट्र, 6th तेलंगाना, 7th पंजाब है, 8th MP है, 9th है गुजरात और लास्ट में पश्चिम बंगाल। बाकी के 15% अलग हैं। एक बार रिपीट करिए और फिर से देखिए। आई होप आप सभी को बार बार देखने से याद हो जाएगा, नहीं तो आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहल को भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, विजिट इंडिया ईयर 2023, भारत भ्रमण वर्ष 2023। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। पहल का नाम क्या है, विजिट इंडिया 2023। पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है और इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विजिट इंडिया ईयर 2023। आगे पढ़ना है PM श्री स्कूल योजना। ये है क्या, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके तहत क्या होगा, जो स्कूल्स हैं इनको ग्रीन स्कूल के तहत डेवलप किया जाएगा। इसी की जानकारी दी गई है, जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। 7 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई प्रायोजित योजना PM श्री स्कूल्स को मंजूरी प्रदान की है। देखिए इसमें याद ये रखना है कि यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित है, 2022-23 से देखेंगे तो 2026-27 तक। और इसका उद्देश्य क्या है, PM श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे और 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण करेगा और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे।
पीएमसी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और एक समग्र तरीका है। इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर कितने स्कूल्स के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई है। तो पीएमसी स्कूल्स देश भर के लिए 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक योजना या बनाई गई है। इसके तहत केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार या फिर स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेंगे। पीएमसी स्कूलों को ग्रीन स्कूल्स के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहे हैं और इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनल हो गए, एलईडी लाइट्स हो गए, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका हो गई या फिर अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगले और देख लेते हैं। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क SQAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन और संकेतकों का उल्लेख यहाँ पर होगा। पीएमसी स्कूलों का समग्र शिक्षा KVS केंद्रीय विद्यालय जो भी हैं और NVS नवोदय विद्यालय समिति के उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। अगला हमें पढ़ना है नमस्ते योजना। देखिए यह एक पहल है जो भी मैला ढोने वाले हैं, जो हाथ से मैला ढोते हैं या नालों की सफाई करते हैं, बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य है और इसको करने के लिए बिना कोई भी यंत्र और मशीनीकृत चीज़ें यूज़ किए बिना अभी भी ऐसा काम हो रहा है। बस इसी को रोकने के लिए यह योजना और यह पहल शुरू की गई है। तो चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब आया था? यह अधिनियम 2013 में। इसके तहत 6 दिसंबर 2013 से यह क्या हो गया है, प्रभावी हुआ था। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रख रखाव और हाथ से मैला ढोने वाले या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई एक जोखिमपूर्ण सफाई में किसी भी व्यक्ति के नियोजन के लिए यह प्रतिशोध करता है, या जो अधिनियम दिया गया है। किंतु ये अधिनियम आने के बावजूद भी क्या हुआ है कि जो सुरक्षा उपकरण हैं या सुरक्षा सावधानी है, इनको बढ़ते बगैर ही व्यक्तियों को नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए नियोजित अभी भी किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अब यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित ऐसा घोषित करें। इसमें याद क्या रखना है हमें नमस्ते पहल में, इस नमस्ते योजना में 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। कब किया गया? 17 अगस्त 2022 को। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नमस्ते मीन्स नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। यह इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप जरूर याद कर लीजिए। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और किसके द्वारा संचालित की जा रही है ये भी देख लीजिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की यह संयुक्त पहल है। नमस्ते पहल किसकी किसकी है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत जो वर्तमान चरण चल रहा है उसमें 500 शहरों, अमृत शहरों को कवर करते हुए इसको शामिल किया जाएगा। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। 4 वर्ष कौन से? 2022-23 से 2025-26 तक। इस योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं उनको भी देख लीजिए। भारत में स्वच्छता के कारण, ये स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत ना हो, स्वच्छता संबंधी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाना, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। अगला उद्देश्य सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना के कार्यान्वयन हेतु यह प्रमुख एजेंसी है। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी जो NSKFDC के प्रबंध के निदेशक के अधीन होगी। राज्य सरकार द्वारा
राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन भी किया जाएगा, जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा साक्षरता के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत एमपी का एक मंडला जिला है जो कि पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित हुआ है। उसी के बारे में पढ़ना है। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करता है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना उपयोग जारी करने में भी सक्षम बनाती है। मंडला मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुल जिला है जो कि 15 अगस्त 2022 को कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित हो गया है। दातव्य है कि इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। पहला बना है इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की जो साक्षरता थी वो 66.9% थी। मंडला जिले की पुरुष साक्षरता 77.5% तथा महिला साक्षरता दर कितनी थी? 56.4%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की साक्षरता 69.3% है। इसमें पुरुष साक्षरता 78.7% जबकि महिला की क्या है 59.2% है। अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार और देखते हैं भारत की साक्षरता दर टोटल कितनी है। वो 73% है जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 80.9 और महिला साक्षरता देखिए कितनी कम है 64.6%। अभी जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते तब तक हमें 2011 के आंकड़ों को देखते रहना है। देखिए, भारत सरकार बहुत से साक्षरता दर बढ़ाने के लिए योजना चला रही है, अभियान चला रही है। उन्हीं के तहत एक है सर्व शिक्षा अभियान जो कब शुरू किया गया था 2001-2 में। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई है 2009 में। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू किया गया और अभी हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा भी था राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है नहीं 2020 में। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको वित्त वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए इसको मंजूरी मिली है। लेटेस्ट है, इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट सारे हैं और सबको याद रखिए। आगे देख लेते हैं। अब पढ़ना है स्माइल 75। स्माइल 75 क्या है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे लोगों को ही इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए स्माइल 75 नया कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। स्माइल ये एक छतरी योजना है, अम्ब्रेला स्कीम है, इसका प्रतिपादन किया गया है। इसका पूर्ण रूप देखते हैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता करना। और इस योजना के अंतर्गत कौन सी 2 उप योजनाएँ हैं वो भी देख लीजिए। इसके अंतर्गत 2 उप योजना है। पहली तो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरी है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मीन्स आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी दिया गया, जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा वो इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल परियोजना हेतु 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है इसके लिए। यह जो पहल है स्माइल 75, इसका शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया 12 अगस्त 2022 को। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है स्माइल 75। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज तथा हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पहल का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देखिए, निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना है, देश के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है,
विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कितनी है? 81,244। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, पश्चिम बंगाल के पास बाद यूपी है और इसकी भी संख्या दी गई है 65,835। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मार्च 2023 में नागपुर, महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल प्रारंभ की गई थी और यहाँ पर क्या हो गई? ये नमस्ते भी एक प्रकार की ऐसी ही पहल है। अब पढ़ना है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब यह गति शक्ति विश्वविद्यालय है क्या? देखिए, जो रेल या परिवहन क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करने के लिए पहल शुरू की गई है। वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक, बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। इसके तहत 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। डेट याद कर लीजिए। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अब अधिनियमित भी हो गया है। अब इस अधिनियम के तहत भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा और गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, जो कि वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में क्या किया जाएगा? परिवर्तित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वर्ष 2018 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में एनआरटीआई को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण करके गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है और इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र जो वो संपूर्ण भारत में है। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निबंधित है। देखिए, भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा जो कि परिवहन संबंधित शिक्षा और बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। अगली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जगदीप धनखड़ जी के बारे में, जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य देख लीजिए कौन कौन थे। राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 788 थे। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया और ये भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर, ये कौन थे? उत्पल कुमार सिंह, इन्होंने किया है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। अब इनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी दी गई है, उसको भी याद कर लीजिए। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ। जन्म स्थान क्या है? गांव की थाना, झुंझुनू जिला, राजस्थान का। 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा के चुनाव को जीते थे और 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य में राज्य मंत्री बन चुके हैं। वर्ष 1993 से 98 हेतु किसानगढ़ विधानसभा सीट अजमेर से राजस्थान विधानसभा चुनाव जीते हैं और वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्व वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 18 जुलाई 2020 तक इन्होंने कार्य किया है। इनका कार्यकाल देख लीजिए। अब हमें पढ़ना है बुरहानपुर
पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल ये योजना चल रही है। इस प्रकार बुरहानपुर जो है वो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। कब की थी? 2019 में 15 अगस्त को। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। इसका संचालन कार्य जल शक्ति मंत्रालय कर रही है और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त, नियमित और रूप से और शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वह 22 जुलाई 2022 को पहला जिला घोषित हुआ है। हर घर जल इससे प्रमाणित हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब गोवा के 2, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव के 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 और गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर का 1 और पुदुचेरी के 2, पंजाब के 23 और तमिलनाडु का 1, इन सभी जिलों को हर घर जल प्रमाणन मिल चुका है। इनको प्रमाणित किया जा चुका है। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर के सभी 254 गांव, ठीक है, ये ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया है। ठीक है, इनकी संख्या देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगी 1,01,905। ठीक है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि जिले सभी 254 गांवों में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया है। सभी 254 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन भी किया गया है और राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा राज्य के सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, इसमें पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव, इनके सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी भी प्रदान कर दी गई है। अब तक उत्तर प्रदेश में 37.35% घरों को जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश का जरूर डेटा याद रखिए। इसके अनुसार 37.35% घर हैं जिनको जल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा चुकी है। देखिए, गोवा एक ऐसा राज्य है जो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था और कब बना? 18 अगस्त 2022 को गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया। इसके साथ दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया। आगे देखते हैं, गोवा एवं दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव के सभी जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों और गांवों आदि में नल के पानी की आपूर्ति 100% की जा चुकी है। यहाँ तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ टॉपिक देखे। थोड़े थोड़े कर करके आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। सभी वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।